कल कल तक हमने बेटा क्या पढ़ा था, सारे बच्चों को पता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बताएगा कोई मुझे? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? व्हाट इज The flow of charge in the zone is electric. मतलब हम बोलते हैं कि अगर किसी एरिया को कोई चार्ज क्रॉस कर रहा है तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि उस एरिया के थ्रू कोई ना कोई करंट है वो क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। अच्छा, ये कैसी क्वांटिटी होती है यार? टेंसर या स्केलर। मतलब अगर टेंसर गिवन है तो फिर उसी को करना है, अगर नहीं है तो फिर स्केलर। मेरा बेटा याद है? उसके और आगे हम जाते हैं तो और आगे हमने पढ़ा था करंट डेंसिटी। इसमें अपन ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एग्जैक्टली। तो मतलब सारी चीजें क्लियर है बेटा यहाँ तक? उसके बाद हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ा था, तो उसमें करंट का कोई फार्मूला जैसा कुछ आया था, वेरी गुड। उसमें एक जे भी आया था, करंट डेंसिटी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। तो लिखिएगा बेटा ओम्स लॉ। यहीं से हमारे रेजिस्टेंस नाम की जो चीज आती है, ओम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, और एक एक पॉइंट को हमें यहाँ पे समझना भी है। यहाँ से करती है साथ में एक चीज जो कॉलम के काम आती है। अभी आराम से इसको नोट करना बात है। तो पहले अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे स्विच को ऑन किया, अरे बात समझ में? yes. तो यार यहाँ से ये बैटरी से क्या करंट फ्लो होने लगी इसमें? yes. तो ये वाला पॉजिटिव, तो ये वाला कौन सा टर्मिनल बन गया अपना? पॉजिटिव टर्मिनल। ये वाला नेगेटिव, तो ये वाला कौन सा बन गया? नेगेटिव टर्मिनल। अब मान लो सपोज कीजिए कि कहीं पर हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है यार। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा हायर से लोअर की होता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो गया, कल हम ये चीजें लगभग पढ़ चुके थे। उसके बाद मैंने बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो क्या इसमें जो हमेशा जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट साइड होता है, ठीक है बेटा? तो यार यहाँ पे हमने एक फोर्स लगा दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसकी जो वैल्यू होगी वो E के इक्वल होगी, है ना? हमने पढ़ा Q * E पढ़ा है इलेक्ट्रिक। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो पर लग रहा है हमारा E। अरे बस समझ में? अच्छा यार, यहाँ से अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो आपने न्यूटन से लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है, ए में होता है क्या बेटा? तो यार यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन आ जाता है, वो आ जाता है E डिवाइडेड बाय m। यहाँ तक का सीन क्लियर है सारे बच्चों को? अच्छा, न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, किसी को बताओ तो? V = U + AD। अरे बस अब यहाँ से सपोज कीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, इसको Vd। इनिशियली जब स्विच ऑफ थी हमारी, इस केस में इसको कोई फोर्स लग रहा तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? 0 प्लस A आपने निकाला है, यहाँ पे पुट कर दूं मैं, क्या था बेटा? E/m। और यहाँ पे t की जगह हमें टाइम देते हैं, हम टाउ बोलते हैं, और इस टाउ को जो बोलते हैं इसे नाम देते हैं हम मीन टाइम। क्या बोलते हैं? मीन टाइम। मतलब एक एवरेज टाइम जैसा लगता है, उसे हम यहाँ पे मीन टाइम बोलते हैं। तो यहाँ से हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई यार बेटा? Vd = E/m * टाउ। यहाँ तक का सीन क्लियर है सारे बच्चों को? कोई प्रॉब्लम? नो। अब यहाँ से आपने सपोज कीजिएगा कि इसकी जो लेंथ है इसको हम मान लेते हैं, क्या मान ली इसकी लेंथ बेटा अपन ने? 10। अगर मैं बात करूं यार अपन ने दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहाँ और यहाँ के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस, तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, E * m। V = E * d पढ़ा था अपन? लेकिन यहाँ पे लेंथ ले ले तो अपन ने क्या ले लिया बस? क्लियर है बच्चा यहाँ का? उसके बाद आपने अगर मैं बात करूं करंट की, तो करंट का मैंने कल ही आपको पढ़ाया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना? कोई बच्चा मुझे बोला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाद में आती है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे ओम्स लॉ को हमें जब प्रूव करना होता है तो उस केस में हमें यहाँ पे इसकी जरूरत होती है। इस वजह से मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या पढ़ाया था? पहले पढ़ाया था। समझ में आ गया बच्चा? उसके बाद अगर मैं बात करूं I,
AME। अच्छा VD की जगह हम यहाँ से इस पे पुट कर देंगे। Yes. तो कितना आ जाएगा बेटा, VD की जगह क्या रख दें अपन? E by m into tau into it. क्लियर है बेटा? और ये क्लियर यहाँ तक? Yes. तो इसको हम यहाँ से I इज इक्वल टू ले लेते हैं M E और ये कितना हो जाएगा? E square. E square E Tau tau into A डिवाइडेड बाई, m. यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को? Yes. अब उसके बाद इसे सपोज कीजिए इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। अब मैं यहाँ पे एक अप्लाई यूज कर रहा हूँ, अप्लाई इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 से, तो इक्वेशन नंबर अगर 1 में मैं डिवाइड कर देता हूँ डेल्टा V अपॉन यहाँ पे क्या है I। इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डेल्टा V की, तो डेल्टा V कितना आ रहा है P into L डिवाइडेड बाय I कितना आ रहा है बच्चा अपना And N is square E tau A डिवाइडेड बाय m. ये M कहाँ ऊपर चले जाएगा क्या? Yes. E से E क्या हो गया? Cancel. तो डेल्टा V अपॉन I इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा L. M अपॉन M P स्क्वायर टाउ और ये N ऊपर है नीचे यहाँ पे ऐसे कुछ आ रहा है क्या बेटा? ये समझ में आ गया ये? ये जो M अपॉन N स्क्वायर अपॉन टाउ है इसको हम एक्चुअल में बोलते हैं रो। रो मतलब रेजिस्टिविटी। वर्ड सुना है जब रेजिस्टिविटी? तो यार इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से डेल्टा V अपॉन I इज इक्वल टू रो और ये क्या आ रहा है हमारा L अपॉन A और ये रो L अपॉन A इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस R। ये यहाँ से आता है पूरा का पूरा, ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा V अपॉन I इज इक्वल टू R। इसको अपन इधर ले जाएं तो डेल्टा V इक्वल टू I R। तो इसी को बोलते हैं, किसका नाम बोलते हैं? Ohm's law. यहाँ तक का सीन क्लियर सारे बच्चों को? Yes. पूरा सीन समझ में आ गया? Yes. पहले फोर्स लगाया, क्या निकाल लिया? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से क्या निकाल लिया? वेलोसिटी। फिर V और I, इसके यहाँ से हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली और यहाँ से V और I लिया, दोनों को डिवाइड किया तो हमारा यहाँ से ओम्स लॉ। तो चलिए इसको आप नोट कीजिएगा, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। नया यहाँ पे कौन सी जगह बेटा? यहाँ पे रेजिस्टेंस। मतलब अब यहाँ पे आधी से ज्यादा पूरा जो थ्योरी है या पूरी दुनिया है ये पूरे रेजिस्टेंस पर बेस्ड है, ठीक है? तो यहाँ पे R जो है काफी स्पेसिफिक चीज है। तो हमें यहाँ पर ओम्स लॉ में कुछ छोटी सी चीज है जो हमें प्रूव करनी है कि अगर मैं आपसे बोलूं एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं, ये मैं करवाने वाला हूं कि प्रूव, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो J जो होता है ना, J मतलब इसे क्या बोलते हैं बेटा अपन अपने लिए? करंट डेंसिटी। ये जो होता है ये E बाई रो या फिर इसे हम सिग्मा P भी बोल सकते हैं। यहाँ पे रो जो है वो इससे मैंने नाम दिया था, याद है आपको? रेजिस्टिविटी। और सिग्मा होती है इसे क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। यहाँ पे नोट लिखवाने वाला हूँ वो भी आपको स्पेशली लिखना है, तो ठीक है? तो पहले तो हम यहाँ पे रेजिस्टिविटी पे गौर कीजिए। तो सबसे पहले तो एक नोट लिखिए आप, इसमें काफी स्पेशल नोट है, लिखिएगा बेटा नोट। रेजिस्टिविटी ये ऐसे नोट नहीं करना है, आपको सिर्फ नोट लिखना है। नोट लिखिए, रेजिस्टिविटी of any material, resistivity of any material does not depends upon resistivity of any material does not depends upon size, shape, area and geometry of the material, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या हो गया बेटा कि इसकी जो ज्योमेट्री कुछ भी हो, कितना ही साइज हो, कितना ही एरिया हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, ये रेजिस्टिविटी उस पे डिपेंड नहीं करेगी। आ रही बात समझ में? Yes. तो अगला क्या फिर ये किस पे डिपेंड करेगी? तो अगली लाइन से लिखिएगा, इट इज ओनली डिपेंड्स अपॉन nature of the material,
आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बेटा m(n)(e)² टाउ। तो यहाँ पे n मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसका ज्यादा है उस पर डिपेंड करेगी ना ये। अगर यहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। अरे देखो रेसिप्रोकल है इसका, नीचे तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये इसकी एरिया साइज शेप या कुछ भी हो, कोई भी ज्योमेट्री किसी भी उस पे डिपेंड नहीं करेगी। हमारे पास सिर्फ इस पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कांस्टेंट रहता है, तो ये किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल। यहाँ तक का क्लियर है बेटा। लेकिन अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तो क्या रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पर डिपेंड कर रहा है क्या? यस। आ रही बात समझ में? मतलब अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस जो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, मतलब रेजिस्टेंस ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है लेकिन रेजिस्टिविटी ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करती। यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा? यस। चलिए अब हम यहाँ पे रेजिस्टिविटी के बारे में देख रहे थे। अपने को क्या प्रूफ करना है, J = E/ρ और सिग्मा बाय, ये कुछ पढ़ा है आपने? अच्छा यार, J के जगह मेरे फार्मूला पढ़ा था याद है, NE/VD। याद है कि कल पढ़ा है जैसा कुछ था। तो यहाँ पे अब जो मैंने एक और चीज आपको यहाँ पे आज VD का एक मैंने वो लिखा है, क्या था बताओ जरा? E/m टाउ, ऐसे कुछ है जी। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहां से अगर मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, क्या है, J = ये हो गया n(e²) E टाउ डिवाइडेड बाय m, ऐसे कुछ आएगा बेटा? यस। मैं यहाँ पे सिर्फ E को ऊपर रख रहा हूँ, बाकी सबको मैं नीचे भेज रहा हूँ। n(e²) यहाँ पे E डिवाइडेड बाय m और डिवाइडेड, ये n(e²) टाउ को मैं इसके नीचे ले जाता हूँ, चाहे तो वापस इसको ऊपर ले जा सकते हो। समझ में आ गया बेटा? यस। अच्छा, m n(e²) कहीं पे दिखाई दे रहा होगा आपको, रो हो सकता है क्या? यस। तो यहाँ से J = कितना हो गया अपना, E/ρ। आ रही बात समझ में? अच्छा, 1/ρ को ही हम सिग्मा बोलते हैं, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज आल्सो नोन एज कंडक्टिविटी। इसकी जगह सिग्मा रख दूं मैं, तो हमारा यहाँ से एक और फार्मूला आ गया, J = 1/ρ की जगह क्या रख दूं मैं यहाँ पे? सिग्मा। तो ये हमारा एक और नया फार्मूला आ गया। तो मेरे ख्याल से ये वाली चीज में सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम यहाँ पे शॉर्ट आउट करते हैं। इसको समझ में आ गया बेटा, किस तरह से प्रूव हुआ? J का फार्मूला लिखा, VD की वैल्यू रखी और यहाँ से हमने इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो इससे हमारा तो इसको नोट कर लीजिएगा। फिर आप रजिस्ट करना। यस। अगर जैसे एक बात बताओ, जैसे मान लो हमने बैटरी अप्लाई कर दी किसी भी कंडक्टर के दोनों एंड्स पर, ठीक है, बैटरी हमने ऐड कर दी। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो फोर्स लगा रहा है और रेजिस्टेंस क्या करता है, वहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया, लैटिस पॉइंट। अरे बात समझ में? वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन टकरा के वेलोसिटी क्या कर देती है, 0। फिर फोर्स लगा, फिर चला, फिर टकराया, फिर चला, फिर टकराया, मतलब सेम यहाँ पे रिपीटेशंस होती है क्या? तो मेरा कहने का मतलब है कि जो लैटिस पॉइंट टकराता है, तो एक्चुअली हर जगह पे मतलब एक इसी जो लैटिस पॉइंट के जो एक टाइप के अपोजिशन को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही? तो चलिए लिखिएगा, नेट टर्म इज रेजिस्टेंस। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे हम इस तरह से बनाते हैं। हाँ, इसे करते हैं रेजिस्टेंस। तो इसकी सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो लिखिएगा डेफिनेशन में रेजिस्टेंस। लिखिएगा बेटा रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस of any material, resistance of any material is defined as the resistance of any material is defined as the opposition in the way of charged particles, ब्रैकेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लिख लीजिएगा,
the way of charged particles, ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया बेटा? अरे बात समझ में? तो हम बोल सकते हैं क्या कि चार्ज पार्टिकल के जो वे में, जो रास्ते में जो अपोजिशन होता है, उसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? रेजिस्टेंस बोलते हैं। अरे बात समझ में? द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम लास्ट से मतलब यहाँ से यूनिट आगे तो लिखिएगा, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम and it is denoted by capital R, and it is denoted by capital R. It is denoted by capital R. ठीक है यहाँ तक बेटा? चलिए तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस R का भी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे इसको निकाला है, याद होगा इससे निकाला था, ओम्स लॉ से निकाला था रेजिस्टेंस, ये था रो L अपॉन LA। तो यार हम यहाँ पे एक और लाइन जोड़ सकते हैं क्या? तो वो लाइन ये है, तो लिख लीजिएगा लास्ट लाइन, इट इज डिपेंड्स अपॉन, ये ज्योमेट्री या एरिया पे डिपेंड कर रहा है कि लेंथ और एरिया कर रहा है? इट इज डिपेंड्स अपॉन लेंथ, एरिया एंड ज्योमेट्री ऑफ द मटेरियल, एंड ज्योमेट्री ऑफ द मटेरियल। ओके, तो यार ये ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। अब हम एक बेसिक क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ और फिर उनका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आपको 10 से 15 सेकंड में भी आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व हो जाए। ठीक है, सबसे पहला केस, जिसे सपोज करो हमारे पास एक वायर है और इस वायर की लेंथ ए है और एरिया ए है और रेजिस्टेंस वो है आर। अच्छा, रेजिस्टेंस की इसकी रेजिस्टिविटी रो है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यस। आएगा समझ में? यस। अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा एक बात, तो अगर इस वायर को मैं इसे खींचूं, लंबा कर दूं या कंप्रेस करके छोटा कर दूं, इसकी रेजिस्टिविटी पे कोई चेंज आएगा? आएगा नहीं, रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी विल बी सेम, कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब मैंने क्या किया इसको, यार मैंने इसको थोड़ा सा आपस में दोनों एंड्स को पकड़ के मैंने पुल किया। अरे बात समझ में? मैंने पुली की, तो ये क्या, अगर मैं पुल करता हूँ इसको, तो क्या पहले मान लो ये ऐसा था, पुल करने के बाद क्या लंबा हो गया? यस। अरे बात समझ में? और हमारा एक नया यहाँ से हमारा एक वायर जो बन गया, ये थोड़ा सा जो एज कम्पेयर टू बिफोर जो थोड़ा सा लंबा है ये, और इसकी जो लेंथ है मान लो हमारी हो गई 12। रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं, मतलब वही। अरे बात समझ बेटा? और अब जो रेजिस्टेंस हो गया वो मान लो 2R। अरे बात समझ? अब देखिए यहाँ पे R डैश की वैल्यू को हमने निकालना है। एक एक पॉइंट को अच्छे समझिएगा, फिर मैं एक ही स्टेप में इसको कैसे सोल्व करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब देखो यार, एक बात बताओ, जैसे मान लो आपने कोई भी, जैसे मान लो कोई बॉल है हमारी, उस बॉल को हमने से कंप्रेस करके से पिच कर दिया, तो क्या उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा? यस। नहीं, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। अब चाहे एक बकेट हो जिसमें 10 लीटर वाटर है, अरे बस हमने, और उसी वाटर को आप 1 लीटर बोतल कैसे 10 बोतल में भर दो, क्या वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा? नो। पहले भी 10 था, अभी भी 10 है। बकेट में डालो या फिर बोतल में डालो, बात समझ में आ गई मेरी? तो वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं बेटा यहाँ पर कि जो वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल। अरे बात समझ में? मतलब जितना इनिशियल में वॉल्यूम होगा वही क्या होगा? फाइनल। अच्छा, वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, आज बेटा समझ में आ गया? बताता हूँ, एरिया तो निकाले ना, वही से निकालेंगे। बताता हूँ, मेरे एरिया के बारे में भी कोई यहाँ पे वो नहीं किया है। तो अभी देखो, वॉल्यूम इनिशियल इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल। अच्छा यार, यहाँ पर अगर मैं इसका वॉल्यूम की बात करूँ, वॉल्यूम इनिशियल कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। यस। अभी इसको 12 को जगह पर यहाँ पे अभी L डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा? अपन ने सिर्फ बोला इक्वेशन में कि हमने इसे 12 कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं इसका वॉल्यूम की बात करूँ, तो V जो फाइनल होगा इज इक्वल टू, अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? A डैश मल्टीप्लाई A डैश। यस। मान लो इसका जो अभी एरिया है वो क्या है? A डैश। बात समझ में आ गई बेटा? यस। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? A मल्टीप्लाई L। ये कितना हो जाएगा? A डैश मल्टीप्लाई L डैश। कितने टाइम्स अपन ने इसको एक्सटेंड कर दिया? 12 कर दिया। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं A मल्टीप्लाई L इज इक्वल टू A डैश मल्टीप्लाई 12।
ए से एल क्या हो गया कैंसिल। ये 2 को नीचे ले गए तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पे a/2। यहाँ तक का सीन क्लियर है सारे बच्चों को Yes। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि a/2 अब यहाँ पे मैं अगर r डैश की बात करूँ r डैश रो में कोई चेंज आएगा क्या No। बिल्कुल भी नहीं a डैश अपॉन a डैश तो r डैश इज इक्वल टू रो a डैश की जगह कितना रख दूं 12। a डैश की जगह बेटा Yes। ये 2 कहां चला जाएगा L/1A। r डैश इज इक्वल टू Rho। रो अपॉन a इसी की वैल्यू किसके बराबर बताओ जरा Resistance। रेजिस्टेंस आपके तो यहाँ से जो r डैश हो गया वो कितना हो गया 4 आ गया। बात समझ में आ गई बच्चा यहाँ तक Yes। अब देखो 2 टाइम्स एक्सटेंड किया तो यहाँ पे 4 हो Four गया हो गया। 4 टाइम करोगे तो 16 हो जाएगा 16 टाइम करोगे तो 9 हो जाएगा तो हमें सिर्फ यहाँ पे बेसिक फार्मूला याद रखना है कि जो r डैश नया जो होता है वो होता है n स्क्वायर r क्या हो जाएगा n स्क्वायर r बात समझ में आ गई बेटा यहाँ पे Yes। अगर मैं इसको दो प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं अपन या तो इसे एक्सपेंशन कर दें एक्सटेंशन का मतलब समझते हो ये इसके लंबा कर दिया Extend। या फिर कंप्रेस कर दिया मतलब छोटा कर दिया या फिर कंप्रेशन कर दिया जो भी है तो एक्सपेंशन के लिए जो यहाँ पर n इज इक्वल टू हो जाएगा 2 3 4 5 10 कितने टाइम अपन कर सकते हैं जैसे मान लो मैंने 4 टाइम किया तो 4 यहाँ पे रखेंगे तो 4 का 16 हो जाएगा 16 आ रही बात समझ में Yes। और या फिर कंप्रेशन के केस में जो n इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/2 1/3 1/4 मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं कंप्रेशन का मतलब क्या आधा कर दिया हमने 1/3 कर दिया मतलब कुछ भी हम कर सकते हैं ना बात समझ में आ गई मेरी Yes। तो अगर हम कंप्रेस करेंगे तो उस केस में आप जैसे मान लो कि मैंने इसको कंप्रेस करके इसकी लेंथ को हाफ कर दिया तो यहाँ पे हाफ कर दिया तो इनके क्या रखूँ हाफ रख दूंगा हाफ रखूंगा यहाँ पे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा क्या Yes। तो r/4 हो जाएगा क्या Yes। मतलब अगर यहाँ पर मुझे एक चीज यहाँ पे मुझे समझने को मिली है कि अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो लेंथ इंक्रीज होती है एरिया कम होता है Yes। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है Yes। निकाला है अपन ने? Yes। लेकिन अगर मैं कंप्रेस करता हूँ Resistance। तो यहाँ पे लेंथ कम हो गई Yes। एरिया क्या हो गया ज्यादा हो गया। और रेजिस्टेंस क्या हो गया कम हो कम हो गया गया। मतलब लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज Increase होगा होगा। लेंथ डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा बात समझ में आ गई बेटा ये तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा फिर अपन इसमें आगे बढ़ेंगे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा इसमें देखना लिखिएगा ए रेजिस्टेंस वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R pulled by any force and its length becomes 4 times then what will be the new resistance of the wire and also calculate what will be the new resistance of the wire and also calculate the percentage change in the resistance चलिए भैया तो अब यहाँ से मेरे ख्याल से 4 टाइम है तो बच्चों ने रेजिस्टेंस तो निकाल लिया होगा ये कि इसमें 16 आ गया Yes। अपन ने क्या पढ़ा था बेटा अभी थोड़ी देर पहले हम आपको समझाए थे कि जो r डैश है वो क्या था हमारा n अगर हमने यहाँ पे लेंथ को टाइम्स में 4 टाइम्स 5 टाइम्स इस तरह से हमने इंक्रीज किया तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना है बेटा 4 है Yes। तो यहाँ पे r डैश जो हो गया वो कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर r मतलब ये हो गया हमारा 16 हो गया यहाँ तक सारे बच्चों को मेरे ख्याल से सारा सीन क्लियर है Yes। ठीक है अब यहाँ से अगर हम बात करें मैंने एक और यहाँ पे वर्ड यूज किया है क्या यूज किया लास्ट वाला Percentage। परसेंटेज चेंज
अच्छा परसेंटेज चेंज जो है यहाँ पे चेंज हो गया तो सीधी सी बात है, कोई क्वांटिटी चेंज हो रही है इसमें परसेंटेज में चेंज होगा, या तो इंक्रीज हो रहा होगा या फिर डिक्रीज हो रहा होगा। आ रही बात समझ में बेटा? तो अगर मैं किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज मतलब परसेंटेज चेंज ऑफ आर की अगर मैं बात करूं तो अच्छे से समझना है कोई, ठीक है? इसका मतलब होता है चेंज डिवाइडेड बाय टोटल इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय द 100%। बात समझ में आगे बेटा? उसके बाद अगर डेल्टा आर का मतलब होता है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइडेड बाय आर इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100%। यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को? अब अगर मैं इसकी क्वेश्चन के अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो उस केस में अच्छा आपका आर इनिशियल जो था वो तो क्या था हमारा आर था, लेकिन आर फाइनल कितना हो गया बताओ जरा? 16 हो गया। तो यहाँ से अगर परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज चेंज इन आर कितना हो जाएगा बताओ? 16r माइनस आर मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट? तो परसेंटेज चेंज इन आर इज इक्वल टू कितना? 15 डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई आर से आर कितना 1500 परसेंटेज चेंज है, मतलब 1500 टाइम्स है यहाँ पे हमारा चेंज हो गया। बात समझ में आ गई मेरी? तो हम इजीली यहाँ से परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं, और ये परसेंटेज चेंज मैंने इसलिए निकाला है कि अब आगे वाले आने वाले जितने भी क्वेश्चंस है उसमें हम लेंथ में जैसे 10%, 20%, 15% इस तरह से चेंज करेंगे और फिर वहां से निकालेंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन मैं आपको इसे निकालूंगा, उसके बाद आपको इजीएस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ जिससे आपके 10 से 15 सेकंड के अंदर पूरा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए इसको नोट कीजिएगा फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर if we increase the length of the wire, if we increase the length of the wire by 20%, by 20%, मतलब पहले जितनी थी उससे अपन ने 20% और क्या कर दी इसमें एक्सटेंड कर दी, मतलब इसको इंक्रीज का मतलब है हमने इंक्रीज किया मतलब बढ़ाया इसमें। आ रही बात समझ में? देन what will be the change in the resistance? Then what will be the change in the resistance? अब यहाँ पे रेजिस्टेंस में चेंज हमारा क्या होगा इसको अच्छे से आप समझिएगा, ठीक है? अब मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक तो शॉर्टेस्ट मतलब अगर मान लो कि मेन एग्जाम में आए तो कैसे करना है, और मान लो कि नीट या जेई में आए तो हमें उसे एक स्टेप में कैसे करना है। तो चलिए पहला प्रोसेस के मैं बात करने वाला हूं। क्या बोल रहा है बेटा? जैसे अभी पहले मान लो कि रेजिस्टेंस हमारा R था, आ रही बात समझ में? और लेंथ मान लेते हैं L, फिर हमने 20% इंक्रीज कर दी इसको, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चा कि R इनिशियल इज इक्वल टू सपोज कीजिए क्या थी R, ऐसी L इनिशियल इक्वल टू क्या है अपना L। आ रही बात समझ में? इसके बाद अगर मैं बात करूं कि पहले हमने यहाँ से तो L इनिशियल हो गई, अब हमने इसकी L फाइनल जो कर दी हमने इंक्रीज कर दिया, मतलब पहले ऑलरेडी लेंथ इसकी L थी, इंक्रीज करने का मतलब इसमें प्लस होता है कि माइनस? प्लस। अगर हम लेंथ इंक्रीज करें तो क्या कर रहे हैं? प्लस। कितना परसेंटेज से? 20%। 20/100 ऑफ है, ऐसे कुछ होगा क्या बेटा? इसको यहाँ से L फाइनल जो होगा वो L प्लस इसे 0.2L हो जाएगा क्या? यस। तो यहाँ से L फाइनल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताओ जरा? 1.2। सारे बच्चों को यहाँ से पल्ले पड़ गया, समझ में आ गया? यस यस। यहाँ से हमारा L फाइनल कितना हो गया? 1.2। क्लियर है बेटा? अच्छा मैंने अगर मैं एरिया फाइनल की बात करूँ तो मैंने वहां पे जैसे मान लो कि लेंथ अपन 2 टाइम्स कर रहे तो वहां पे a/2 आ गया था क्या? यस। आ रही बात समझ में? यस। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे a/1.2 लिख सकता हूँ क्या? यस यस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, मैंने वॉल्यूम को दोनों इक्वल वॉल्यूम रखा था, वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2, और वहां से हमारा निकाला था, तो यहाँ पे भी जब निकालेंगे तो एबी के एक जाएगा क्या? अगर यहाँ पे 5 रहता तो a/5 10 रहता तो a/10। अरे बस समझ में? तो इस तरह से हमारा हो गया। तो हमारा जो r फाइनल अगर हम निकालें चलिए रो L फाइनल अपॉन A फाइनल ऐसे ही कुछ होगा क्या बच्चा? यस। वेरी गुड। तो यहाँ से RF इज इक्वल टू रो, व्हाट इज LF कितना है बताओ जरा? 1.2 डिवाइडेड बाय एरिया की जगह कितना लिख दो? a/1.2 ये 1.2 ठीक है।
क्लियर है बेटा? Yes. a by 1.2 ये 1.2 ऊपर चला जाएगा बेटा? 1/2 का square. Rx equal to 1.2 into 1.2 डायरेक्ट लिख दो मैं 1.2 का स्क्वायर रो l अपॉन a इसकी जगह क्या लिखूं बताओ जरा? r लिख सकते हैं अपन? तो Rx is equal to 1.2 का स्क्वायर मेरे ख्याल से 1.44 होगा। Yes. और ये अपना नया आ रहा है, आ रहा है समझ में? तो ये तो हमारा अभी नया इनिशियली आ रहा है। क्लियर बेटा? Yes. उसके बाद अगर मैं इसमें चेंज करूं कि हमें क्या निकालना है बताओ जरा? परसेंटेज चेंज ये निकालना है हमें। हमने पढ़ा है परसेंटेज चेंज का मतलब चेंज डिवाइडेड बाय आर इनिशियल मल्टीप्लाई बाय द डेल्टा आर का मतलब क्या होता है? आर इनिशियल वेरी गुड, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। चलिए आर फाइनल कितना आया बच्चा बताओ जरा? 1.44 माइनस आर डिवाइडेड बाय आर इनिशियल कितना है? समझ में आ गया? क्या होती है? मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा ये 1.44 कैसे बना है? 0.44 आ गया क्या? Yes. R डिवाइडेड बाय into 100. r से r क्या हो गया? Cancel. 44. 0.44 पे अगर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये? 44%। अच्छा यहाँ पे आगे प्लस आ रहा है? Yes. ये मतलब पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। और अगर नेगेटिव आता तो क्या होगा? डिक्रीज होगा। वेरी गुड। तो ये आ गया हमारा परसेंटेज चेंजिंग। समझ में आ गया मेरी सारी चीजें? चलिए इसको नोट कीजिएगा, फिर मैं आपको शॉर्टेस्ट तरीका बताता हूँ। चलिए तो अब यहाँ पे हम इसके शॉर्टेस्ट वे की बात करते हैं। हम इसको सबसे इजी तरीके से सोल्व कैसे कर सकते हैं। पहला केस, अगर मैंने बोला कि लेंथ इंक्रीज करना है तो प्लस करेंगे और डिक्रीज करना है तो माइनस करेंगे। इतना सारा तो सीन क्लियर हो गया क्या आपको? अब देखो, जैसे मान लो सबसे पहले हम यहाँ पे एल फाइनल फाइंड आउट करेंगे। एल फाइनल का मैंने बताया था आपको, एल प्लस माइनस ऐसा कुछ करते थे अपन, प्लस माइनस कुछ भी अपने को यहाँ पे परसेंटेज दे रखा होता है वैसे निकाल दो। अब यहाँ से हमारा जो है वो एल फाइनल आएगा। सपोज करो इसकी जो एल फाइनल की जो वैल्यू आई है वो आई हमारी एन इनटू एल। कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले 1.2 आया था, तो यहाँ पे कोई भी मतलब वैल्यूज आई है। हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पे वैल्यू आए, अगर डायरेक्ट में परसेंटेज चेंज इन आर के लिए लिख रहा हूँ, जो भी वैल्यू आए उसका स्क्वायर कर दोगे, उसमें से 1 माइनस कर दोगे और जो भी आए उससे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्ट परसेंटेज चेंज आ जाएगा। याद रखें, अगर आपका जो पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज। और नेगेटिव आया तो इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज। जैसे अपन लोग पिछली बार के प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, ठीक है? जैसे क्या क्या था प्रॉब्लम आपका? एल फाइनल आया था अपना, एल तो ऑलरेडी था, इंक्रीज करने का मतलब प्लस था 20% है ना, 120 बाई 100 ऐसे कुछ था। सोल्व किए थे अपन एल एफ इक्वल टू, तो ये हो जाता है एल प्लस 0.2 एल। तो यहाँ से एल एफ कितना आ गया था आपको बता दो? 1.2 एल आ गया था। अब देखो डायरेक्ट परसेंटेज चेंज कैसे करना है, आपको सिर्फ इतना निकालना है। इतना निकालने में 5 सेकंड भी लगते हैं डायरेक्ट। 20% हम डायरेक्ट यही लिखेंगे, ठीक है? अगर नीट में या फिर जेई में आया तो परसेंटेज चेंज इन आर। अच्छा 1.2 का स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। 1.2 का स्क्वायर कितना होता है? 1.44। चलिए 1.44 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100%। 1.44 माइनस 1 बताओ? 0.4 मल्टीप्लाई 44 कितना परसेंट? 41। ये सबसे आसान तरीका है। क्या करना है, एल फाइनल निकालोगे, वहां से इनकी वैल्यू निकल जाएगी, उसका स्क्वायर करना है, उसमें से एक को सब्सट्रैक्ट करना है 1 को, उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 100%। एक में आपको एक जैसे मान लो ये हमारा आ गया। अब मैं आपको इसको और भी से मतलब तरीके से और कोई दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं इस टाइप का। जैसे मैंने बोला कि भैया आपका जो मैंने 10% डिक्रीज किया है, 10% क्या किया? डिक्रीज। लेंथ डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है? कंप्रेस कर रहा हूं। बात समझ आ रही है बेटा? चलिए अगर मैं बात करता हूं कि 10% अपन ने क्या किया, इसकी लेंथ को डिक्रीज किया, ठीक है? अभी यहाँ पे 10% डिक्रीज करने का मतलब होता है कि पहले एल फाइनल, पहले ऑलरेडी एल डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है? माइनस। बात समझ में आ गया? 10% मतलब 10 बाई 100। ये 0.1 हो जाएगा। 1 माइनस 0.1 कितना हो गया? आगे समझ में? एल माइनस ये हो जाता है 0.10 बाई 100। समझ में आ गया बेटा? तो ये 0. अच्छा यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ जरा? कैसे 0.9 आ गई। डायरेक्ट परसेंटेज चेंज इन आर लिखो
0.9 का स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई 100 0.81 माइनस 1 मल्टीप्लाई 100% 0.81 माइनस 1 कितना आता है बताओ जरा Yes. अरे 100% बन गया तो वही 9.19 मल्टीप्लाई 100% कितना हो गया बताओ जरा -90%। अच्छा तो नेगेटिव टर्म क्या होता है डिक्रीज हो रहा है। बात समझ में आ गई मेरी Yes. तो हम इजीली इस तरीके से कर सकते हैं Yes. लेकिन इसे तभी अप्लाई करना है जब नीट या जेईई में हमारा क्वेश्चन आए और वैसे आएगा ठीक है क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इसको एक एक पॉइंट पर हमें अच्छे से गोल करना है तो चलिए इसको नोट कीजिएगा फिर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखो मैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में जो मैं आपको सिखाने वाला हूं जैसे मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन तो हो ही गया हमारा साथ में हमने कुछ जो जेई और जो नीट के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपने गामा डेल्टा कन्वर्जन सुना है कभी वो भी हम करेंगे गामा डेल्टा कन्वर्जन मतलब उससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ आपको ऐसे ही मतलब पलक झपकते से ही अपनी सोल्व हो जाएगी तो वो कन्वर्जन भी मैं कराने वाला हूँ व्हीट स्टोन ब्रिज तो खैर अपना पार्ट है ही सही बोर्ड का तो वो भी हमने पढ़ना है तो चलिए लीजिएगा नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस combination of resistances. First one is अब देखो यहाँ पे हर चीज को बेटा जो मैं करवा रहा हूँ एक पॉइंट को हमने ध्यान में रखना है अब जो मेरे वर्ड्स जो भी निकलेंगे वो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से कॉम्बिनेशन की बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम एक छोटा सा नोट लिखेंगे तो पहले तो नोट लिखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में नोट लिखना है in series combination the electric current in every resistance will be same. The electric current of every resistance will be same. मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंस है सब में जो करंट है वो क्या जाएगा सेम जाएगा अरे बस समझ में अगर इसे मैं कंप्यूटर लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो सीरीज में जो आई होगा वो क्या होगा सभी के लिए बेटा याद रखेंगे अरे बस समझ में सीरीज में करंट क्या होगा कॉमन होगा बात समझ आ रही है बच्चा सबको अब यार जहां से मैं बात करूं सपोज कीजिएगा कि हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है जिनकी वैल्यू है यहाँ पे R1 R2 है R3 ठीक है इसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं और साथ में एक स्विच लगा देते हैं ये ऑन ऑफ करने के लिए अब यहाँ से ये इसका वोल्टेज भी बड़े वाले को हम यहाँ पे प्लस बोलते हैं और छोटे वाले को क्या बोलते हैं माइनस अब ये जो V है ये यहाँ से I करंट सप्लाई कर रहा है जो बैटरी है I करंट सप्लाई करेगी तो जितनी करंट इसमें जाएगी उतनी ही इसमें जाएगी मतलब यहाँ पे इसमें भी आई जाएगी और उतनी इसमें आएगी वापस से घूम फिर के वापस नहीं जाएगी मतलब इस तरह से आएगा समझ बेटा सभी को सपोज कीजिएगा कि पहले का जो वोल्टेज है वो V1 है दूसरे वाले का वोल्टेज है वो V2 है और तीसरे वाले का वोल्टेज है वो आएगा समझ बेटा अच्छा करंट को सप्लाई करने वाला कौन है यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज कितना है V क्योंकि बैटरी के वोल्टेज ने इसने सबको अपना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि इसको V1 दे दिया इसको V2 दे दिया इसको V3 दे दिया बस समझ आ गई तीनों रेजिस्टेंस है तो हमने यहाँ पे इस V को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं कि V is equal to V1 plus V2 plus V3 इक्वेशन नंबर 1 यहाँ तक का समझ में आ गया सारे बच्चों को अगर मैं बात करूं यहाँ पे ओम्स लॉ की ओम्स का हिसाब क्या बोलते हैं V equal to IR वेरी गुड तो यहाँ पे V equal to IR बोलते हैं
तो अगर मैं पहले की बात करूं, पहले का पोटेंशियल कितना है? V1 है। I तो I जा रहा है, रेजिस्टेंस कितना बेटा? R1। दूसरे वाले का R2, तीसरे वाले का IR3। और अगर मैं सारी बैटरी का मान लूं V, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? I into R इक्विवेलेंट या जो भी है इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट जो है वो क्या सारे रेजिस्टेंस का है। तो हम मतलब इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि हम ये सारे रेजिस्टेंस को हटा के सिर्फ कितना रेजिस्टेंस लगा दें? एक सिंगल रेजिस्टेंस। आर का सम उसे R इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो R इक्विवेलेंट, तो यहां से हमारा R, ये सारा सीन क्लियर है बेटा? ये सारी चीजें हम उठा के कहां पे पुट कर देते हैं? इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। बात समझ में आ गई? तो यार यहां से हमारा कितना जगह V की जगह क्या रखूं बेटा मैं? IR इक्विवेलेंट, इसकी जगह IR1 प्लस R2 प्लस IR3। कौन सी यहां से कॉमन आ जाएगी? R1 प्लस R2 प्लस IR इक्विवेलेंट। तो I साइन क्या होता है? तो यहां से R इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा अपना? R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई? उसके बाद अगर मैं बोलूं कि फॉर n रेजिस्टेंसेस, अगर मैं n रेजिस्टेंसेस के लिए बात करूं तो ऐसा लिख सकता हूं क्या इसको? R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 10। क्लियर है यहां तक बेटा सभी को? ऐसे लिख सकते हैं। या इसको मैं ये इस तरह से भी लिख सकता हूं, ये समीशन है मैथमेटिक्स जैसा कुछ होता है। I इक्वल टू 1 से लेकर n और ये R का, इस तरह से लिख सकते हैं क्या इसको हम? इस समीशन याद है मैथमेटिक्स वालों को? याद है क्या? R को पहले 1 रखेंगे, फिर प्लस फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, यहां से n तक। तो ये जो में हमारा आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इसको आप इत्मीनान से क्या कीजिएगा? नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बताओ मुझे कि हमारे यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट जुड़े, लाइक फैन हो गया या जितनी भी चीजें, ये कौन से कॉम्बिनेशन में हो गया? पैरेलल में। अच्छा यार, इनको हम पैरेलल दिएगा सीरीज में कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट एक खराब हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये वाली चीज होगी। दूसरा मान लो सपोज कीजिए कि हमारे यहाँ पर जो 220 वोल्ट का जो वोल्टेज आता है यहाँ पे, ठीक है? अब यार मान लो कि एक ही बंदा 220 वोल्ट खा गया तो अगले तक तो जाएगा ही नहीं। मान लो ये अकेला ही 220 वोल्ट खा गया तो अगले तक तो पहुंचेगा, बाकी सब तो बंद ही है। बात समझ में आ रही है मेरी? तो मेरा कहने का मतलब है कि यार इसमें जो है, कभी भी आप जब सीरीज में जोड़ते हैं तो वो जो वोल्टेज लास्ट पे जाते जाते क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन अगर मैंने पैरेलल में जोड़ा तो क्या सबको 220 वोल्ट मिल रहा है? और सबको 220 वोल्ट मिल रहा है, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि सभी के लिए बेनिफिट है। आपने सुना होगा जैसे मान लो अपने यहाँ पे गुजरात, जैसे अपने बोरसद में कहीं से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है? अब वो इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है तो वहाँ पे एक जो बड़ा सा स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वहाँ पे, जैसे आपने देखा हो बड़ी सी लाइन पे वहाँ पे 11 kV लिखा होता है। 11 kV का क्या मतलब किलोवाट, मतलब वहाँ पे क्या करते हैं कि वोल्टेज को तो इंक्रीज कर देंगे, करंट को बहुत छोटा करके भेजते हैं। अब जो क्योंकि अभी कितने किलोमीटर से वायर आता है तो उसमें रेजिस्टेंस भी होगा, है ना? तो रेजिस्टेंस को क्या लगता है कि भैया ये तो बहुत ही कम करंट आ रहा है, तो ऑलरेडी वो ना के बराबर होता है, तो इसकी वजह से जो पावर लॉस होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। अब मान लो कि वहां से अपन 11 kV लेके आ गए, लेकिन 11 kV अगर ये जो पंखे को मिल गया तो खुश हो जाएगा यार। आ रही बात समझ में? तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जिसे हम डीपी बोलते हैं ना यार, जो एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ अपने यहाँ पे, तो वो ग्रीन कलर का जो होता है, तो वो क्या करता है उस 11 kV मतलब 11,000 वोल्ट को कम करके 220 वोल्ट कर देता है, जिससे हमें यहाँ पे 220 वोल्ट का सप्लाई होता है। अरे बात समझ में? हमारे मोबाइल का जो चार्जर होता है ना वो 50 बहुत ही कम वोल्ट का होता है। अरे बात समझ में? तो वो क्या करता है उसमें बहुत सारे वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसमें रेक्टिफायर और काफी सारी चीजें होती है। तो चलिए नेक्स्ट इज कौन सा कॉम्बिनेशन बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। लिखिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन इसमें भी एक नोट लिखना है आपने, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें नोट क्या लिखूंगा बताओ जरा, आप भी बड़ा वोल्टेज सेम। यस, वोल्टेज सेम है, तो मैं क्या लिखवाने वाला हूं? the voltage of every resistor will be same. Exactly. तो लिखिएगा in parallel combination voltage of every resistance will be same.
इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज ऑफ एवरी रेजिस्टेंस विल बी सेम। मतलब इसको अगर मैं ऐसे लिखूं यहाँ पर तो पैरेलल वोल्टेज और ये क्या रहने वाला है सभी में कॉमन। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या रहेगा बेटा सभी में कॉमन रहेगा। तो हम यहाँ पे नाम देते हैं इसको हम किससे जोड़ रहे बेटा बैटरी बैटरी एक्सटर्नल सोर्स साथ में स्विच जो ऑन ऑफ करने के लिए काम करते हैं। इस वाले का R1 मान लेते हैं, इसका R2 मान लेते हैं, इसका R3, ठीक है। और इस वाले का हम नाम देते हैं सर इधर दोनों टर्मिनल में पोटेंशियल सेम है। हाँ जी, सभी में पोटेंशियल से लेकर है। मैं बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे इस बैटरी के साथ यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए बेटा R1, R2 एंड R3 और ये तीनों कौन से फॉर्मेट में जुड़े हुए हैं पैरेलल। और तो कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हुआ तो जितना पोटेंशियल इसका होगा जितना वोल्टेज इसका होगा उतना इसका होगा और उतना ही इसका होगा। मतलब अगर इसका V है तो इसका भी V रहेगा और इसका भी क्या रहेगा बेटा V रहेगा। बात समझ आ रही? अच्छा बैटरी है ये क्या यहाँ से देने वाली इस एक जंक्शन पर I करंट पहुंचा हुआ है लेकिन यहाँ पर इस I को जाने के लिए कितने रास्ते मिल रहे हैं तो इसमें से कुछ I1 इसमें चला जाएगा I2 इसमें चला जाएगा और I3 डिस्ट्रीब्यूट वापस से I1 I2 मिलके यहाँ पे वापस I बना लेंगे वापस इस तरह से होता रहेगा। बात समझ में आ गई मेरी? तो हम बेटा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या है कि I will be equal to the I1 plus I2 plus I3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? अच्छा यहाँ पे हम I इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं क्या V by R। ओके यस वोल्टेज V है। अच्छा यहाँ पे टोटल I है तो इसको मैं R इक्विवेलेंट बोल दूं क्योंकि तीनों को मिला के जो भी रेजिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे अपन लोग R इक्विवेलेंट। ऐसे ही अगर मैं बात करूं बेटा I1 की तो I1 की जगह क्या लिखूंगा बताओ जरा V1 V by R V तो सब में कॉमन है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं I2 की तो I2 कितना लिखूंगा बेटा V by R2 ऐसे सेम एज I3 V by R3। ये तक का सीन क्लियर है सारे बच्चों को? क्लियर है बेटा? अब ये सारी चीजें उठा के कहां पे रख देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1 में फर्स्ट में। तो यहां पे पुट द वैल्यूज ऑफ I I1 I2 एंड I3 इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हो जाएगा V by R इक्विवेलेंट इक्वल टू V by R1 प्लस V by R2 प्लस V by R3। कौन सी चीज जो ऐसे कॉमन आ सकती है V तो 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। तो यहां से V by R V से भी कैंसिल तो 1 by R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। That means the sum of the reciprocal of the whole resistance will be becomes equal to the equivalent reciprocal of the equivalent resistance। अरे बात समझ में? ऐसे अगर मैं बात करूं for n resistance क्या होगा बताओ जरा? n by R1 1 by R इक्विवेलेंट अपन ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus समझ में आ गया? लेकिन ये जो सबसे काम की चीज है ये भी कभी कभी यूज होता है फॉर टू रेजिस्टेंस। दो रेजिस्टेंस होते तो ये बाकी सब बढ़ गया R2 को बदल देंगे R1 के ऊपर हो गया R1 प्लस R2 उसको उल्टा कर देंगे R1 तो R1 प्लस R1 ये याद रखें आप R1 प्लस R2 तो ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आई थिंक सो कि आज जो भी पढ़ाया सारे बच्चों को समझ में आई होगी हर एक पॉइंट। ठीक है तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा बेटा बहुत अच्छे से। हैव ए गुड डे।